बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए ऐवान सदर में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म समेत दीगर पार्टियों के सरबराहान ने शिरकत की। शुरका ने निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइल के मज़ालिम की शदीद अल्फाज में मजम्मत भी की। नवाज शरीफ साहब की जानिब से कहा गया कि इस्लामी ममालिक मिल बैठ कर फ़लस्तीन के मामले पर कोई वाज़ेह पॉलिसी बनाए, जबकि मौलाना फजल रहमान साहब की जानिब से SCO इजलास में मसला फ़लस्तीन उठाने का मुतालबा भी किया गया है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको डॉक्टर साहब, फ़लस्तीनियों से सारी यकजहती के लिए आज ईवान सदर में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं की गई, जबकि दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर साहब वापस आ गए। खैरियत से वापस पहुँचे हैं जी। जी। सबसे पहले तो उनको मुबारक हो बहुत बहुत। लेकिन ये है कि उनकी यहाँ से जब वो गायब रहे, जिस अब उस पर मुख्तलिफ बातें कही जा रही हैं, लेकिन उसके नतीजे में जो यहाँ पे हिजान बपा रहा जी। और एक परेशानी का आलम था, और अफवाहें उनकी ज़ात के हवाले से बड़ी एक परेशानी थी लोगों में कि कुछ उनके साथ मसला तो नहीं हो गया कुछ से। लेकिन वो जो हैं वो बहरहाल असेंबली पहुंच गए खैरियत से। लेकिन ये 2-3 रोज़ जो कुछ यहाँ पे रहा इस्लामाबाद में, तो वो तो किसी तरह से भी इसका कोई मकसद मुझे तो नहीं समझ में आया। अब वो ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ रहनुमा हैं, सब से बात होती है मुख्तलिफ अंदाज में, तो मुख्तलिफ बातें यहाँ हो रही हैं, मैं उस पर कोई तबसरा नहीं करूँगा। एक तो फ़लस्तीन के हवाले से बड़ी क्लैरिटी है पाकिस्तान में, और दूसरा जो है वो कराची में जो एक खुदकुश हमला हुआ है, वो बड़ा टारगेटेड, बड़ा वेल प्लान्ड। मतलब है कि उनको एग्जैक्ट पता था कि ये फ़्लाइट यहाँ पे इस वक्त लैंड करेगी और उसमें 2 चाइनीज़ होंगे, और वो गाड़ी आई और उसके बाद वो मजीद ब्रिगेड ने उसकी जिम्मेदारी कबूल की। तो मैं हमेशा ही बात कहता हूँ कि दहशतगर्दी, मईशत, सोशल अनरेस्ट, फॉरेन पॉलिसी, इकॉनमी, ये कांस्टेंट होते हैं रियासतों में। कभी ठीक होते हैं, कभी ऊपर नीचे दाएं बाएं। तो एक रोज़ अगर आप कहेंगे सब अच्छा है, और वही वक्त होता है जब कोई ना कोई मामला जो हैं वो बिगड़ रहे होते हैं। तो ये जो है ये बड़ी तशवीशनाक वाक़या है, और चाइना के साथ हम हमदर्दी का इज़हार कर रहे हैं, लेकिन चाइना के लोगों को पाकिस्तान में निशाना बनाया जा रहा है। अच्छा, एक तो ये बात। दूसरी जो बात है वो ये है कि आज 1 साल हो गया गज़ा पे जाहिरियत को। ये एक बड़ा गेम है, ग्रेट गेम है। इसको कहीं मतलब है कि एक दरमियान में कोशिशें होती रहीं सीज़ फायर की, सब आगे पीछे दाएं बाएं, लेकिन यह है कि 1 साल जो है वो गज़ा में जाहिरियत को हो गया। 2023 के सितंबर में 22 या 23 सितंबर 2023 को, ये 7 अक्टूबर को हुआ है ना, तो उससे कोई 10 रोज़ पहले समझ लें, 10-12 रोज़ पहले अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में नेतन्याहू ने खड़े होकर एक नक्शा लहराया था, और वो नक्शा जो है वो उस नक्शे में एक बहुत ही एक दिल पजीर सा नक्शा, जिसमें वो बता रहा है कि जी ये जो है ये इस तरह से, यानी वो अब्राहम अकॉर्ड्स के ऊपर पूरा वो करता हुआ कि ये इसराइल है और ये एक सुकून है और ये एक नया मशरिक़ वस्ता जन्म ले रहा है, और उसके नतीजे में जो है वैसे होगा और वैसे होगा। और उसके 1 साल के बाद जो है नेतन्याहू जब अभी गया है, तो उसने एक हाथ में एक नक्शा पकड़ा हुआ जिसके ऊपर लिखा हुआ कर्स, और उस नक्शे में जो है वो शाम, इराक, ईरान, यमन और मेरे ख्याल से लेबनान को भी डाल दिए शायद, ये नहीं डाला हुआ क्या है, नीचे ही बहुत सारे मुल्कों को गालियाँ कोसते हुए, बुरा कहते हुए ये अभी जब हुआ था वहाँ पे अक़वाम मुत्तहिदा में, तो ये एक पूरा एक दुनिया तब्दील हो गई एक। और ये टोटल अगर हम गज़ा का नक्शा एक दफ़ा रिकॉल करें, मैं बताऊँ आज अजब वाक़यात हुए हैं, बड़े अजब वाक़यात हुए हैं आज। मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि ये कुल जो है ना गज़ा, पूरा गज़ा, ये 141 मुरब्बा मील है पूरा,
यानी शुमाली गज़ा से लेके जहाँ पे जाबलिया का कैंप है, जी। जो कि सबसे बड़ा कैंप, जहाँ पे वो कहते हैं शुमाली, जहाँ सबसे ज़्यादा हमले हुए और जिसको मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिया गया। और ये वो इलाका है जहाँ पर वो आपको नज़र आते हैं, वो 40-40 जो फुट गहरे, अब तो पता नहीं कोई बताता है कि कई कई एक जगह पे 40 फुट नहीं, वहाँ पर फिर कई दफ़ा वो 2000-5000 पाउंड वजनी बॉम्ब्स गिरे। और उसके बाद जो है वो तो ये पूरा जाबलिया का इलाका, फिर उसके बाद इस पे आ जाएं जहाँ पे शिफा हॉस्पिटल भी है दरमियान में, गज़ा और जाबलिया के कैंप के दरमियान। ये 1948 से बने हुए कैंप्स हैं। 166 मसाजिद शहीद हुई हैं और 3 वहाँ पे बड़े गिरजे पुराने। आप देखें कि वहाँ पे मसाजिद तो मौजूद थी, लेकिन जो कदीम दौर के गिरजाघर थे वो भी वहाँ पर बड़े ज़बरदस्त अंदाज में थे। वो भी इस बमबारी के नतीजे में वो भी तबाह हुए हैं। और एग्रीकल्चर लैंड और ये और वो सारा जो है वो अंदर क्या। लेकिन आज बड़े अजीब वाक़यात हुए। पहली बात तो ये है कि मज़ीद फ़ौज, इसराइल ने कल रात को कहा कि मज़ीद फ़ौज जो है वो लेबनान के सरहद पे भेज रहे हैं। और साथ ही ये हुआ कि इस ईरान की काफ़ी फ़्लाइट्स जो हैं वो अचानक रुक गई, मुख्तलिफ एयरपोर्ट से वो परवाज़ उन्होंने नहीं की। और ये इतलात थी आज कि शायद इसराइल जो है वो कोई हमला करने जा रहा है ईरान के ऊपर। अच्छा, लेकिन मतलब एक खबर गर्दिश कर रही थी कि शायद कोई सरप्राइज अटैक होगा, ये होगा। लेकिन आज हुआ कुछ और। हुआ ये कि एक तो हिज़्बुल्लाह की तरफ से शुमाली इसराइल पे रॉकेटों की बरसात हो गई और जो तमाम दिन जारी रही। दूसरा जो है ये, अच्छा ये जो सारा हो रहा है ना मामला, ये अवाली रिवर तक हो। पहले तो ये लतानी रिवर तक है। इसराइल ने कहा है कि यहाँ पे जो अक़वाम मुत्तहिदा की फ़ौज मौजूद है 2006 से, वो भी जगह खाली करे। तो वो अक़वाम मुत्तहिदा की फ़ौज ने इनकार कर दिया कि हम यहाँ पोस्टें नहीं छोड़ेंगे। उसके नतीजे में अक़वाम मुत्तहिदा को भी उन्होंने इसी में डाल दिया है। ये जो है ना उनका जो दुश्मन है उसमें अक़वाम मुत्तहिदा भी एक है। पर्सोना नॉन ग्रेटा करार दे दिया उन्होंने सेक्रेटरी जनरल को अक़वाम मुत्तहिदा के। और वो ये सारा उन्होंने जो, तो मैं ऊपर कह रहा हूँ, ये ऊपर 2 दरिया हैं, ये ध्यान में रखें। एक है अवाली रिवर और एक है नीचे लतानी रिवर। लतानी रिवर के ऊपर तनाज़ा था। ये जो ऊपर का है ना अवाली रिवर, अब वो कह रहे हैं वहाँ तक आबादी खाली करे, वहाँ तक वो बॉम्बिंग कर रहे हैं। ये गैर मुतनाज़े लेबनान है जहाँ पे अब यानी बैरूत में और शुमाली लेबनान में और इन इलाकों में। तो ये एक अब तो ग्राउंड ऑफेंसिव। जो लोग गए हैं ना शिबा फार्म्स के इलाके में, वहाँ पर ये गज़ा की तरह का नहीं है ज़मीनी इलाका। वहाँ छोटे छोटे गांव हैं, पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पे मोर्चे बने हुए हैं। वहाँ पर एक दफ़ा फ़ौज दाखिल हो जाए ना, ये नहीं कि गांव में जाके छापा मार कार्रवाई करके वापस आ जाएंगे। और भी तो ख़ासतौर पे मलबा है, वहाँ पे इंसानी जानें बहुत गई हैं बहुत। और वो इलाका बिल्कुल मुख्तलिफ इलाका है। यानी वो मैंने आपसे कहा ना पहाड़ी एक फ़ौरन ही शुरू हो जाता है। ये जो गोलान तो एक तरफ है ना, लेकिन ये जो शिबा फार्म ये वाला इलाका भी ऊपर नीचे है। ये कुछ स्मूथ मैदानी इलाका नहीं है कि यहाँ पर फ़ौज ऐसे जा रही चलती हुई। और ये भी आप समझें कि पहाड़ियाँ हैं। तो यहाँ पर भी ज़मीनी कार्रवाई इतनी आसान नहीं है। अच्छा, वहाँ से रॉकेटों की बरसात हो गई लेबनान से। उसके बाद अभी जब हम बात कर रहे हैं तो हुतीज़ ने रॉकेट फायर कर दिए और पूरे इसराइल में सायरन बज रहे हैं। लेकिन जो सबसे हैरानकुन बात हुई है वो हुई है कि आज गज़ा से रॉकेट फायर हुए हैं 1 साल के बाद। 1 साल से ये जहरियत जारी है और गज़ा से रॉकेट, बेशुमार रॉकेट फायर हुए हैं दोबारा, जो कि मशरिकी यानी आप इसमें मरकज़ी
इसराइल में आके गिरे, और ये उसके लिए तैयार नहीं थे बिल्कुल भी कि अभी भी गजा के अंदर जो है वो रॉकेट फायर करने की सलाहियत मौजूद है। तो ये आज एक अजब वाक़या हुआ, और ऐसा कुछ हुआ कि प्रेसिडेंट मैक्रोन, जिन्होंने कल ये कहा था कि असला बंद कर दिया जाए, सारे मुल्क असला बंद करें सप्लाई करना, अब जाहिर है कि एक पॉलिसी है मगरबी मुल्कों की कि भाई उन्होंने फिर मतलब है कि टेलीफोन किया, नेतन्याहू से बात हुई उनकी आज 7 तारीख के हवाले से, ज़ाहिर है हमास के हवाले से उनका एक स्टांस है, फ़लस्तीन के हवाले से अलग स्टांस है, लेकिन हमास के को भी वो एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। उन्होंने जनाब बात की, लेकिन वो नेतन्याहू से बात जो हुई वो बात में जो है वो बयान वापस नहीं लिया। मतलब उन्होंने, मैक्रोन ने कहा कि भाई हमें आपसे मतलब है कि 7 अक्टूबर हुआ है और जाहिर है कि एक अफसोसनाक वाक़या है आपके लिए, लेकिन ये है कि उसमें बयान उन्होंने वापस नहीं लिया। अच्छा, अब जो फ्रांस के वजीर खारजा हैं, यानी मैक्रोन के वजीर खारजा, अब ये मैक्रोन के वजीर खारजा नहीं है, ये लेपिन के वजीर खारजा है ना। ये वहाँ तो हुकूमत पार्लियामेंट दूसरी आ गई है ना, जो लेपिन की हुकूमत है वो जो राइट विंग है, उनके जो वजीर खारजा हैं वो नेतन्याहू से उन्होंने मिलना था। तो जब नेतन्याहू से मिलना था तो ऐन उसी वक्त रॉकेट फायर हो गए, सायरन बजना शुरू हो गए। वो मीटिंग जो उनकी होनी थी वो मीटिंग मुलतवी हो गई और ये बंकर में घुस गए, और इन्होंने उनसे कहा कि अभी आप इधर उधर हो जाएं, कहीं अपनी एम्बेसी जाएं, कहीं जाएं, इधर जाएं, क्योंकि नीचे तो अंदर तो नहीं, जो सिक्योरिटी की जगह पर फ्रांस को कभी ना लेके जाएंगे इन हालात में। मतलब फ्रांस जो है उसको कभी भी ना लेके जाएंगे। इन्होंने कहा आप जरा इधर उधर कहीं एम्बेसी में अपनी चले जाएं, तो नेतन्याहू भाग रहे हैं, नेतन्याहू भाग गए, वो मुलाकात ही नहीं हो सकी। अच्छा, उन्होंने क्या किया, वो जो फ्रांस के वजीर खारजा थे उन्होंने बजाय इसके कि वो अपनी एम्बेसी जाएं, वो मगरबी किनारे पहुंच गए, यानी वेस्ट बैंक, और वेस्ट बैंक में उनका पुरते पाक खैर मकदम किया फ़लस्तीनियों ने। यानी अजीब तमाशा हुआ। अच्छा, वो मिलना था उधर, वो पहुंच गए उधर, क्योंकि वो इतना आपड़ धापड़ मची हुई थी कि उन्होंने कहा ये कहाँ से इस वक्त लड़ा रप्पा पड़ा हुआ है। तो ऊपर से फ्रांस ने ये बात की है तो वो ज़रा ज़ाहिर है खोल छोड़, लेकिन वो मीटिंग कैंसिल हो गई, वो पहुंच गए उधर। फ़लस्तीनियों के वो मेहमान हैं, उनको खूब जनाब कहवा शावा ये वो जो हो रहा है जनाब। एक तो ये अजीब तमाशा हुआ है। दूसरा ये हुआ है कि जो उर्दन है, जॉर्डन के वजीर खारजा, कौन से जॉर्डन के वजीर खारजा? वो वजीर खारजा जिन्होंने चंद रोज पहले एक धमाका किया था ये कह के कि 21 दिन की जंग बंदी पे सैयद हसन नसरुल्लाह आमादा हो गए थे। फ्रांस और ये जो 21 दिन वाला सीज फायर की बात थी ना, ये हॉन्ट करेगी, अब ये हॉन्ट करेगी कि आखिर ऐसा क्या हुआ था। हसन नसरुल्लाह, सैयद हसन नसरुल्लाह की शहादत से पहले क्या हुआ था, इस्माइल हानिया की शहादत से पहले क्या हुआ था, ये वाक़यात आगे जाके ये इनमें से बहुत कुछ निकलेगा। और आखिर जो है वो ऐसा क्या हुआ था कि और ये किसने कहा, लिबनान के वजीर खारजा ने। और मतलब हम उसको दोबारा लोगों को याद दिला दें कि लिबनान के वजीर खारजा ने ये जो बात है ये क्रिश्चियन अमानपुर से बात करते हुए कही थी। बाकी मीडिया से तो बात की थी उन्होंने, लेकिन अगर 12वीं स्लाइड दिखा के ये हॉन्ट करेगी आगे जाके, ये कहते हैं ना टू बी कंटिन्यूड, यहाँ से कि क्या हुआ था। ये 12th स्लाइड, हिजबुल्लाह लीडर एग्रीड टू टेम्पररी सीज फायर डेज बिफोर असैसिनेशन सेज लेबनीज फॉरेन मिनिस्टर। अच्छा, तो लेबनीज फॉरेन मिनिस्टर जो हैं उन्होंने ये बात की थी। अब उनसे मिलने के लिए एक साहब पहुंच गया आज, और वो है जॉर्डन के फॉरेन मिनिस्टर, उर्दन के फॉरेन मिनिस्टर आज पहुंच गए लेबनान, और उन्होंने वहां जाके अपने कॉन्पार्ट से भी मुलाकात की,
साथ उन्होंने नजीब मकाती से भी मुलाकात की और साथ नबी बेरी से भी मुलाकात की। जॉर्डन, लेबनान, जॉर्डन, और साथ इमदादी सामान लेके गए बहुत बड़ी तादाद में। अच्छा, अब इसी दौरान जो है वो मैंने कहा ना, ये बात इसीलिए होल्ड करी कि सारे अरब ममालिक और मैक्रों और प्रेसिडेंट बाइडेन सब ने कहा और वो एग्री हो गए। तो फिर आखिर में, और फिर आयतुल्लाह खामेनेई का मैसेज यहाँ से जाता है कि जी आप जो है वो इस ट्रैप में ना आइएगा, और साथ ही उनके, मतलब ये पूरी कहानी, उनके जो पासदारान के कमांडर थे वो भी साथी शहीद हो गए। तो ये क्या हुआ, ये कहानी अभी निकलेगी। लेकिन जॉर्डन में एक तो ये हुआ कि जॉर्डन के फॉरेन मिनिस्टर पहुंच गए। जॉर्डन, अब मैं लेबनान नहीं कह रहा, जॉर्डन कह रहा हूँ। जॉर्डन के जो हैं वो फॉरेन मिनिस्टर पहुंच गए लेबनान। लेकिन साथ ही एक और शख्सियत जॉर्डन पहुंच गई, और वो हैं मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन जायद, MBZ। वो आज पहुंच गए जॉर्डन। और जॉर्डन पहुंचने के बाद उनकी शाह अब्दुल्ला दोम से उनकी मुलाकात हुई, और बहुत हाई लेवल डेलीगेशंस दोनों तरफ से गए, UAE, जॉर्डन। और डेलीगेशंस की भी मुलाकात है और फिर 1-on-1 भी है दोनों की। और उस 1-on-1 मुलाकात जो है उसमें जो काफ़ी सारे और मामलात भी डिस्कस इन्होंने किए दोनों शख्सियात ने, जिसमें मशरिक़ वस्ता, गज़ा, लेबनान, ये सारी सूरत हाल वहाँ की डिस्कस हुई। और साथ ही दोनों मुल्कों के दरमियान एक मजबूत कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई, और काफ़ी बड़ी सरमायाकारी जो है दोनों मुल्क बहुत, यानी मज़ीद करीब आ गए, जॉर्डन और जॉर्डन और UAE। अच्छा, अब जॉर्डन जो है वो पिछले दिनों तनकीद का निशाना बना कि जी जब ईरान के मिसाइल्स फायर हुए तो इसराइल पे, तो जॉर्डन ने अपनी एयर स्पेस पे से उनको गुजरने नहीं दिया जी। लेकिन जॉर्डन के फॉरेन मिनिस्टर ने आज बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने कहा जॉर्डन किसी सूरत कोई बैटलफील्ड नहीं बनेगा। ये उन्होंने बात लेबनान में कही प्रेस से बात करते हुए। और ना हम ईरान की मिसाइलों को इसराइल तक जाने देंगे और ना ही इसराइल की मिसाइलों को अपने ऊपर से गुजर के ईरान तक जाने देंगे। अच्छा, अब ईरान की मिसाइल तो पहुंचने के 100 तरीके हैं वहां तक। ईरान की मिसाइल तो कहीं हुती मार रहे हैं, कहीं वो इराक गुलान पे पहाड़ियों से आ रहे हैं, वो कहीं इधर से आ रहे हैं, कहीं उधर से आ रहे हैं। तो जॉर्डन ने आज ये कहा है कि हम ना ईरान को इजाजत देंगे ना इसराइल को देंगे। ओके सर, अब इसराइल अब मिसाइल मतलब ऐसे क्या उधर एक पहाड़ी पे मारेगा, फिर पहाड़ी से टकरा के उधर जाएगा, फिर उधर से जाके उधर जाएगा, कैसे ट्रैजेक्टरी कैसे बनेगी? तो उन्होंने कहा हमने इसीलिए नहीं दी ईरान को इजाजत कि हम इसराइल को भी नहीं देंगे, हम ये बैटलफील्ड नहीं है जॉर्डन। तो ये एक बड़ी मुलाकात हुई है। यूएई के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं कि रिकंस्ट्रक्शन, हॉस्पिटल्स, पेशेंट्स और एड, इसमें यूएई बहुत आगे था, बहुत आगे। मतलब पैलेस्टीनियंस के लिए यूएई ने बहुत स्टांस लिया। और यूएई ने तो अभी आप देखें, यूएई की आप हैरान होंगे यूएई की डिप्लोमेसी पे। यानी कतर और यूएई की जो डिप्लोमेसी चल रही है, कतर ने तो यानी डिप्लोमेसी, कतर की बदकिस्मती से ये नहीं हो सकी, ये जो सीज फायर वाला कतर बाय। लेकिन यूएई की डिप्लोमेसी आप देखें कि यूएई ने मॉस्को और कीव के दरमियान प्रिजनर्स एक्सचेंज करवाए। यानी अब देखें, ये जो मैं आपसे कह रहा हूं ना, कहते हैं ना कि ये नई पावर्स इमर्ज हो रही हैं। अब वो कितनी कॉम्प्लेक्स डिप्लोमेसी है
कि रशिया और यूक्रेन के दरमियान अगर दोनों मुल्कों के दरमियान कोई ट्रस्ट है तो यूएई ने एक्सचेंज हुआ है। तो यूएई अपना एक रोल प्ले कर रहा है, सऊदी अरेबिया जो है वो रोल प्ले कर रहा है, और वो मुकम्मल तो मेरी पहले अगर इतना फ़लस्तीनियों के साथ था, फिर इतना था, फिर इतना था, अब कंप्लीट हो गया, मुकम्मल हो, अब काफ़ी हद तक वो यानी मुकम्मल उन्होंने एक वो इब्राहिम अकॉर्ड वगैरह जो है वो साइड पे चले गए, पीछे रह गए, क्योंकि अब तो ये 4 अरब ममालिक आ गए ना बीच में। अब आप गजा को एक तरफ अगर रख भी देते हैं तो 4 अरब ममालिक ऑलरेडी इस जंग में इन्वॉल्व हो गए हैं। लेबनान, सीरिया, इराक और यमन। इजिप्ट के फिलाडेल्फी कॉरिडोर के ऊपर इसराइल की फौज बैठी है, और वो इजिप्ट के लिए एक बहुत बड़ा अना का मसला है कि वो फौज अगर वहां से नहीं हटती तो इजिप्ट क्या करेगा। इजिप्ट के अंदर भी एक जाहिर है कि एक टर्म, और इजिप्ट भी कोशिश कर रहा था कि इजिप्ट के तो तैयार बैठे थे कि गजा के अंदर एड जाएगी और सारा, वो फौज बैठी है इनकी किसी वक्त भी अगर, और वो उनका इलाका है और बड़ा प्रेशर है वहां पे। ये इन्होंने मुकम्मल तौर पे लेबनान की सपोर्ट का ऐलान कर दिया इजिप्ट ने, और किसी भी वक्त अगर ज्यादा वो इंगेज हुए इजिप्ट अपनी जगह वापस ले लेगा। इजिप्ट अपनी जगह वापस ले लेगा। एक तो वैसे ही वहां फौज सस्टेन नहीं कर सकते। देखें, फौज का दाखिल होना कुछ और होता है, स्टे करना कुछ और होता है। स्टे जब आप होल्ड करते हैं ना, एक जगह घुसना और मार के भाग आना, ये तो गुरिल्ला वॉरफेयर है ना, ये तो गुरिल्ला वॉरफेयर है। लेकिन वहां पर ग्राउंड होल्ड करना, क्योंकि इसराइल इसलिए जा रहा है लेबनान में कि जी हम ये पूरा जो किस्सा है, ये पूरा जो एक जनूबी लेबनान है, इसको इतना महफूज करेंगे कि यहाँ पर जो है वो 60-70 हज़ार लोग जो नीचे आ गए हैं इसराइल के, वो ऊपर जाएं। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि हुतीज ने और गजा से फायर हुए हैं। सबसे जो हैरान कुन बात है वो गजा से आज के दिन 1 साल मुकम्मल होने पे रॉकेट फायर होना, और इस तरह से कि नेतन्याहू साहब काबीना का हंगामी इजलास करो। अच्छा, अब इन्होंने तल अवीव से यरूशलेम, क्योंकि यरूशलेम में इनको पता है कि मस्जिद अक्सा है तो वहाँ पे अटैक नहीं हो सकता, तो वहाँ पर उन्होंने अंडरग्राउंड बना लिए, कोई किसी जगह पर इजलास वगैरह करते हैं। लेकिन ये कितनी अजीब अजब बात है कि गजा से फायर हुआ है। अच्छा, उसके साथ ही हाशिम सफ़ीउद्दीन जो है वो हयात हैं। हाशिम सफ़ीउद्दीन जो है वो हयात हैं, और उनकी आज कुछ मुलाकातें भी हुई हैं, यानी जो हिजबुल्लाह के अगले कायद। और इसी तरह से जो ईरान के इस्माइल कानी थे, जिनके हवाले से बात चल रही थी कि वो भी शायद उनको भी निशाना बनाया गया, उन्होंने भी आज खिताब किया। 1 साल मुकम्मल होने पे एक कॉन्फ्रेंस है। लेकिन जितने अरब ममालिक के चैनल थे, काफ़ी अरब दुनिया के जो टीवी चैनल्स थे, वहाँ पे एक खिताब बराह रास्त नशर हुआ है अरब ममालिक के अंदर, और वो इंग्लिश में भी और कई जगहों पे फ्रेंच भी। मैंने बताया बहुत ज़्यादा फ्रेंच भी बोली जाती है कई अरब मुल्कों में, ये जो लीवांत के इलाके हैं। और वो जो खिताब है वो खालिद मिशाल का खिताब था। खालिद मिशाल जो है ये ओल गार्ड में से, यानी आप ये देखें कि ये इस्माइल हानिया से पहले, हिजबुल्लाह और हमास को अलग रखना ज़रूरी है, हमास के पोलिट ब्यूरो के सरबराह थे। और ये जो हैं खालिद मिशाल, ये जब इस्माइल हानिया ने वो जगह छोड़ी जिसको बाद में याहिया सिनवर ने पुर किया, तो ये फिर उसके बाद इस्माइल हानिया इनकी जगह पर आ गए। तो इन्होंने आज खिताब किया, और वो खिताब इनका नशर हुआ सारे टीवी चैनल्स पे और हर जगह दिखाया गया। और खालिद मिशाल वो हैं जिनको जॉर्डन में पॉइजन किया गया था, जिसके ऊपर बिल क्लिंटन ने फ़ोन किया था शाह हुसैन को, और ये सारा हम इसको डिस्कस कर चुके। पॉइजन करके वो एंटीडोट मांगा गया था, बड़ी एक ड्रामेटिक वो थी, और वो पकड़ लिया था जॉर्डेनियंस ने मुसाद के लोगों को जी। और कहा था कि इनको हम पब्लिक करेंगे यहाँ पे
और शूट कर देंगे अगर ये खालिद मिशाल का जो है वो एंटीडोट हवाले ना हुआ, तो फिर उसके बाद वो एंटीडोट वापस खालिद मिशाल का पहुंचाया गया था। अच्छा, अब ये जो सूरत हाल है ये एक अजब है कि ये एक ट्रैप में इसराइल आ गया। अमेरिका जो है वो बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं दे सकता। बूट्स ऑन ग्राउंड का मतलब ये है लेबनान में कि वो मतलब फिर वही 1982 वाला, और वो मतलब वो एक अमेरिका नहीं आएगा इस वक्त। अमेरिका क्यों आएगा बूट्स ऑन? ये देखें, आज अरब न्यूज़ ने आज एक उनकी, इससे आपको अंदाज़ा हो रहा है कि अरब मीडिया किस तरह जा रहा है। मैं सिर्फ अरब मीडिया आज कोट करूं तो अरब मीडिया ने खालिद मिशाल की खबर अगर और मीडिया कोट करता ना तो उसको, लेकिन अरब न्यूज़ खालिद मिशाल की 18 स्लाइड, विक्ट्री इन गजा में बी डिलेड बट इट्स कमिंग सेज हमास फॉर्मर लीडर खालिद मिशाल। अरब न्यूज़ देखिए, यहाँ से जो कवरेज से आपको अंदाज़ा होता है कि जो मुख्तलिफ मुल्कों की पोजीशनिंग क्या है इस वक्त। ये मैं आपको अलमनार नहीं दिखा रहा, आपको शफक नहीं दिखा रहा, आपको मैं महर न्यूज़ नहीं दिखा रहा, प्रेस टीवी नहीं दिखा रहा, आपको मैं तेहरान टाइम नहीं, मैं आपको अरब न्यूज़ दिखा रहा हूँ। तो अरब न्यूज़ ने खालिद, अल जज़ीरा भी नहीं दिखा रहा, अरब न्यूज़ खालिद मिशाल को दिखा रहा है। फिर अरब न्यूज़ 19 स्लाइड वो कह रहे हैं 17.9 बिलियन 17.9 बिलियन डॉलर्स दिए हैं अमेरिका ने इसराइल को 7 अक्टूबर के बाद। अरब न्यूज़। और फिर अरब न्यूज़ ही कह रहा है कि हाशिम, हिजबुल्लाह के जो हाशिम सफ़ीउद्दीन है 20th, उनकी इसराइल डेथ कंफर्म नहीं कर सकता स्पोक्स पर्सन। अच्छा, यहां से जो है वो आपको, अच्छा ये अब मैसेज क्या गया जी? मैं वही कह रहा हूं कि वो टेलीग्राम और बाकी जो गैर सरकारी, गैर मुसद्दिका, बाखबर इस तरह के जराए से एक बड़े मुल्क के, जिनके साथ ईरान का एक डिफेंस का मामला चल रहा है यूक्रेन जंग में, उनके लोग मौजूद थे ईरान के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पे, जिसकी वजह से इसराइल जो है उसने, इसराइल को मैसेज गया है कि यहाँ पे एक और पार मौजूद है, तो ऐसा ना हो कि वो उधर मतलब यूक्रेन के हवाले से जो मुल्क है उनके एडवाइजर्स मौजूद थे और हैं, तो वो डिलेड हो गया। और प्रेसिडेंट बाइडेन की तरफ से एक मैसेज गया है प्रेसिडेंट पुतिन को कि यार ऐसा है, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को नहीं, पुतिन को, कि G20 समिट हो रही है अगले महीने, तो उसमें तुम आ रहे हो? ब्राज़ील में हो रही है G20 समिट, तो अगर तुम आ रहे हो तो बताओ, मैं भी आता हूं। पुतिन और बाइडेन की एक खामोश मुलाकात, शी जिनपिंग भी होंगे, वो G20 समिट के मौके पे उसकी बात चल रही है, क्योंकि वो है, यानी इस तरह समझे कि इलेक्शन का रिजल्ट आ चुका होगा, कैमिला हैरिस या ट्रंप में से कोई जीत चुका होगा, लेकिन बाइडेन ने अभी तक इक़्तिदार हवाले नहीं किया होगा, दरमियान में वो G20 समिट आ जाएगी नवंबर। तो ये मैसेज कन्वे हुआ है जी। डॉक्टर साहब, ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। मतलब ये अब इसको जाहिर है ना रशिया की ऑफिशियल वो उन्होंने उसको बात की है, ना उधर से बात हुई है, लेकिन चूंकि समिट तो हो रही है ना, तो उस समिट में ये पूछा गया है कि भाई पुतिन अगर आ रहे हैं तो बाइडेन आए, और शी जिनपिंग अगर आ रहे हैं तो वो शी जिनपिंग से ज़्यादा बाइडेन से, पुतिन से मिलने में इंटरेस्टेड है, पुतिन से मिलने में इंटरेस्टेड है प्रेसिडेंट बाइडेन। और ज़ेलेंस्की क्या सोचेगा गरीब? वक्फा लें, उसके बाद बात करते हैं जी। नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, मौलाना फजल रहमान साहब की जानिब से एससीओ इजलास में फ़लस्तीन का मसला उठाने का मुतालबा किया गया है। एससीओ इजलास में यकीनन मेरा ख्याल है कि ये मजम्मत तो होगी और सीज़ फायर का जिक्र भी होगा, इस पे तो सारे ही मुत्तफिक हो गए थे। लेकिन अब मसला ये है कि और एससीओ में तो जाहिर है कि रशिया और चाइना
तो यकीनन वो ये बात करेंगे। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसमें जो है वो चाइना और रशिया की प्रॉपर इसमें इस पूरे तनाज़े में अब एक पोजीशनिंग हो गई है मिडल ईस्ट के अंदर। इससे पहले जो रशिया की पोजीशनिंग थी वो पोजीशनिंग थी सिर्फ बशर अल असद के हवाले से, लेकिन अब वो पोजीशनिंग उससे बढ़ गई है। अब पोजीशनिंग जो है यूक्रेन की जंग में ईरान की तरफ हुई, लेकिन वो यूक्रेन और ईरान चल रहा था, उसमें ये मशरिक़ वस्ता या मगरबी एशिया नहीं था। और चाइना जो है वो एक, यानी आप समझें कि एक सॉफ्ट पावर के तो मीडिएट कर रहा था सबको। लेकिन अब ये जो जंग है, प्रॉपर जो जंग हो रही है, उसमें डिप्लोमेसी या मैसेजेस भी एक बड़े इम्पॉर्टेंट होते हैं कि चाइना खुद तो नहीं कुछ कर रहा, लेकिन चाइना अगर बहुत क्लोज आ चुका, जो कि तारीख में तक करीब कभी नहीं आया, तारीख में, यानी चेयरमैन माओ और स्टालिन की नहीं बनी आपस में, इतना चाइना और रशिया कभी करीब नहीं आए। और रशिया जो है वो प्रॉपर नॉर्थ कोरिया के साथ वहाँ पे मतलब है कि वो प्रॉपर उनके डिफेंस की इंस्टॉलेशंस पे और इधर उधर आगे पूरा प्रोटोकॉल पे, पूरा पैसिफिक के अंदर रशिया पैसिफिक में एक्सरसाइज कर रहा है और चाइना आर्कटिक में एक्सरसाइज कर रहा है, फौजी मशकें, ठीक है ना। रशिया जो है वो बिल्कुल, रशिया का कोई, ये मेरा ख्याल है कि कोई वियतनाम वॉर के आगे पीछे कहीं, पैसिफिक को तो छोड़ा हुआ था रशिया ने। रशिया पैसिफिक में नॉर्थ कोरिया पे पहुंचा हुआ है और चाइना जो है वो आर्कटिक में आया हुआ है। और प्लस ये कि चाइना जो है ये ध्यान में रखें कि 14 फ़लस्तीनी ग्रुप्स के 14, जिसमें से 2 हमास और फतह थे, उनकी मीटिंग चाइना में हुई थी और ये तय हुआ था कि ये सारे जो हैं आगे पोस्ट सीज फायर वहाँ पर किस तरह से आगे मूव करना है। तो जाहिर है जो कमिटमेंट फतह की तरफ से हुई थी या जो हमास की तरफ से हुई थी या इस्लामी जिहाद या बाकी जो फ़लस्तीनी ग्रुप्स हैं उनकी तरफ से हुई थी, तो वो चाइना को ही करवाई गई थी। और मैं ये रिमाइंड करवा दूँ 17th स्लाइड से लोगों को कि ये एक मुश्किल काम था जैसे ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान मामला तय कराना। ये 17 स्लाइड के चाइना सक्सेसफुली, ये चंद महीने पहले की वो आप याद करते रहते हैं, 14 फैक्शंस थे मुख्तलिफ जो वहाँ पे सारे जमा हुए थे चाइना में और रिकन्सिलेशन हुई थी। और उसके बाद फिर ये 16 स्लाइड हम देखें, राइवल हमास एंड फतह साइन डेक्लरेशन, ये डेक्लरेशन बाकायदा साइन हुआ था और ये जो है ये चाइना में साइन हुआ था, ठीक है। अच्छा, अब इसमें इशू ये है कि ये देखें बड़ी डिफरेंट और बड़ी, यानी ये बहुत यानी कुछ अर्से पहले देखें ना, आज एक और पॉजिटिव साइन मिला जो कि तलखी 2 मुल्कों के दरमियान बहुत बढ़ गई थी। आगे जाके क्या रंग लेती है, क्या उसकी शक्ल होती है, लेकिन मालदीव के जो प्रेसिडेंट हैं, मालदीव के प्रेसिडेंट मोहम्मद मजू, वो पहुँचे हुए इंडिया और उनकी जो है वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई है और गालिबन कोई इकोनॉमिक पैकेज वगैरह। अब वो मालदीव कैसे बैलेंस करेगा चाइना और इंडिया के दरमियान, लेकिन ये एक मतलब बर्फ़ पिघली है जो कि अच्छा है। अब एससीओ की समिट हो रही है, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं। ये मैंने कहा ना कि इस वक्त एक टर्मोइल में दुनिया है और उसमें ये पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी है, अब ये कहेंगे पाकिस्तान का ये तो हमारा अंदरूनी मामला नहीं, अंदरूनी मामला नहीं है। इस वक्त कहीं पर कोई भी वाक़यात हो रहे हैं किसी भी मुल्क में, तो वो उस मुल्क के अंदरूनी मामलात नहीं हैं, वो बराह रास्त बाहर होने वाली झगड़े, फसाद, पूरी दुनिया में इंतशार, उससे वो लिंक्ड है। आप आइसोलेशन में किसी भी वाक़े को देखेंगे ना तो आप कहेंगे ये क्या हो रहा है भैया, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक बिगर पिक्चर में वो चीज़ आती है। चाहे वो सोशल अनरेस्ट हो, चाहे वो टेरर अटैक हो कराची का या बलूचिस्तान या जहाँ पर भी, या आपकी इकोनॉमी ऊपर नीचे हो रही हो। मुल्कों को इकोनॉमिक हिटमैन में उसने कोई न्यूक्लियर तो नहीं मारने का कहानी सुनाई ना पूरी, उसने इकोनॉमी को क्रिपल कर दो, ख़त्म हो गया किस्सा। और दूसरी बात भी है उसमें, इकोनॉमिक हिटमैन में सिर्फ ये नहीं इकोनॉमी को क्रिपल कर दो, कैसे कर दो,
वो कहता है नाहल तरीन आदमियों को सबसे इंपॉर्टेंट जगह बिठवा दो। वो तरीका ये बता रहा है कि जो नाहल तरीन घटिया आदमी है, जो करप्ट लोग हैं, उनको इंपॉर्टेंट जगहों पे बिठा दो, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। वो इतने करप्ट होंगे, वो पैसा हमारा वापस आता रहेगा, मुल्क तबाह हो जाएगा। वो ये नहीं कर रहे कि वो कोई सैंक्शन स्ट्रेंगुलेट, ना ना ना, वो कह रहे हैं कि वहाँ जाओ, घुसो अंदर, उनको कर्जे दो, ये करो, फलां करो, उसमें वो पैसा कमाए, उनको रास्ते दिखाओ, फिर बाहर वो पैसा आएगा, फिर वो मुल्क खसारे में जाएगा, डूबेगा। वो पूरा तरीका बता रहा है आपको, और वो तरीका वही बता रहा है जो हर कुछ अरसे के बाद हम सोच रहे होते हैं कि क्या हुआ है, ये पैसा आया था किधर गया। हमने अगले IMF में शराइत बड़ी सख्त कर दी है उन्होंने, हमें समझ नहीं आ रहा। कुएं के अंदर एक जानवर, जब तक वो मौजूद है, कुएं के जो छन्नी है उसमें आप जितना मर्जी पानी डाल दें, ना सोशल अनरेस्ट ख़त्म होगा, ना सियासी इस्तेकाम आएगा, ना मईशत ठीक होगी। और आपके अब प्रॉपर, अब तो वो हालात हैं कि मैंने आपसे कहा ना कि ये कोई 2022, 21, 19 से तो ये 21 से तो हम निकल गए जैसे तैसे करके। ये बड़ी बातें होती हैं, अपने अपने लोगों के ख्यालात हैं कि जी अब हमने अफगानिस्तान में ये कर दिया। ओ भाई, यहाँ पर जो कुछ हो सकता था और जो हम सुनते थे बातें, और खुद सुनते थे बातें, ये नहीं कि कोई मतलब है कि अखबारों के ऊपर, खुद बातें सुनते थे यहाँ पे कि जी जब यहाँ से एग्जिट होगा तो पाकिस्तान खुदा ना खास्ता कंबोडिया बन जाएगा। उसका फॉल आउट हुआ है, नो डाउट हुआ है, लेकिन अब जो कुछ हो रहा है ये तो मैन मेड है ना जी। देखिए ना यहाँ तो, और उस वक्त ये जो हमारे, अच्छा अभी आपको बड़े मजे की बात बताऊं, हम तो अपने क्या कहना चाहिए उससे देखते आ रहे हैं, 2 मिनट में बड़ा कमाल होता है। ये जो है ना, ये सारे हमारे जो थे ना, सुर्ख है, मतलब बड़ा कम्युनिज्म और सोशलिज्म एक प्रॉपर नजरिया है, एग्जिस्ट करता है दुनिया में। उस जैसे सोवियत यूनियन टूटा, उन्होंने मॉस्को से छलांग मारी और जाके वो पेंटागन के सामने सजदा, फौरन। मतलब ये इस लिहाज से ये जो माओइस्ट है ना, ये सारे माओइस्ट और ये जो इंडिया में जो सोच रहे, वो बड़े ढंग उन्होंने नहीं किया, ये वो अपनी अपनी जगह पे मौजूद रहे। हमारे यहाँ ये जो 2 नंबरी है ना, फौरी तौर पे, मतलब वो पहले हम लिबरल थे तो लिबरल का मतलब ये था कि हम मॉस्को के साथ थे, तो मॉस्को के साथ का मतलब ये था वाशिंगटन के साथ भी थे। ये लोग थोड़े दिनों में आपको चीनी बोलते नजर आएंगे, चाइनीज जबान इनको चाहिए अभी से सीखनी शुरू कर दें, क्योंकि ये अजीब किस्म का टोला है। अब यकीन कर, मैं सोचता हूँ यार एक मिनट, लड़की आदमी ये वही है जी, अमेरिका के बगैर तो कुछ, अब आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा जो है ना, अच्छा इससे पहले वो रशिया, हमें जी इंडिपेंडेंट पॉलिसी इख्तियार, हमें रशिया के साथ हो बड़े जनाब, उसके बाद वो नहीं जी तो हम देखें अमेरिका के साथ हैं और ये, और अब वो चीनी बोलते नजर आएंगे आपको। अजीब व गरीब किस्म का एक पाकिस्तान में एक तबका ऐसा एलीट है, मैं कहता हूँ ना, ये जो एलीट बदमाश है जिनका कोई ताल्लुक ही नहीं किसी चीज़ से सवाए इसके कि माल बनाओ। और इसमें जो है अब सियासी जमातें भी हैं, अब कुछ भी हो जाए, आप देखें जमात इस्लामी अपने सांस से नहीं हट सकती। आप इलेक्शन सीटें हो ना हो, आगे पीछे जो मर्जी आप कहें, वो अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। उनका एक इलेक्टोरल सिस्टम है, उनके वो आगे बातचीत है, आपने उनसे की, वो मतलब उनका, मैंने कहा ना इलेक्टोरल सिस्टम को छोड़ दें आप, उनकी एक पॉलिसी है। आज भी उनकी वही पॉलिसी थी, आज जो हाफिज नईम की पॉलिसी थी बड़ी सख्त पॉलिसी थी। उन्होंने कहा हम 2 रियासती को नहीं मानते, हम तो एक ही रियासत। तो बात यह है कि वो, लेकिन कुछ तो बिल्कुल ही अजीब है ना मामला उनका, समझ ही नहीं आता। तो अब ये है कि वो जो है उनके मुंह से जो है ना, कई लोगों के मुंह से आज अमेरिका बड़ी जाहिरियत दिखा रहा है, अमेरिका बहुत बुरा है। ओ भाई, ये कौंडी राइस नहीं है, अभी शुक्र करें कौंडी राइस चली गई हुई है। अमेरिका बहुत बुरा है, अमेरिका अच्छा नहीं है, ठीक है जी। और अब हो गया ना IMF ये वो सब, मतलब लेकिन हमें मतलब वो गोल मोल सब ऐसे ही होता है ना, बताए। लेकिन एक मुत्तफ़िक़ा सारी पार्टियों की तरफ से एक एलामिया गया जो कि अच्छा है,
वो इनफरादी मैं वो बात कर रहा हूँ, वो उससे हते नज़र कि पाकिस्तान का एक अच्छा मैसेज गया कि पाकिस्तान की पॉलिसी है, और पाकिस्तान जो है वो सारी पार्टियाँ उसमें, तहरीक इंसाफ नहीं आई, आपने बात फिर में की, आती तो उनका भी यही स्टांस होता और बड़ा खुल के होता, बहुत ज़्यादा होता कि वो फ़लस्तीनियों के साथ है। और ये जो चेंजेस हैं, मैंने आपसे कहा ना कि इसको अब तो वो जो शहादतें हो गई सो हो गई, अब वो कभी ना कभी तो वो खुलेगा गज़ा, कभी ना कभी तो अंदर से अंदर जो मकतल हैं और जो कब्रिस्तान बने हुए हैं वो आएंगे सामने। पाकिस्तान ने इस मरहले पे उस बड़े ब्लॉक का हिस्सा पाकिस्तान बनाए जो कि फ़लस्तीन के साथ खुल के तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप इंक्लूडिंग तहरीक इंसाफ और उसमें आपकी इस्टेब्लिशमेंट मिलिट्री कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में मैंने तो कभी आज तक नहीं सुना कि ये अभी आया ना, शुरू हुआ है ना कि क्लियर आपने स्टांस लिया हुआ। तो बात ये है कि अब ये जो मैन मेड क्राइसिस है ये भी ख़त्म हो जाएगा जी। क्योंकि आगे चल नहीं सकता। ये 4-5 रोज़ पहले जो यहाँ पे हुआ है इस्लामाबाद में, बड़े अफसोसनाक मनाजिर थे, और लेकिन जो कराची में हुआ है वो एक रीजनल या ग्लोबल गेम का हिस्सा है। ये कराची में जो प्रॉपर पता है किस वक्त जहाज़ लैंड होगा, कौन से, बड़ा वेल कोऑर्डिनेटेड, वो गाड़ियों पता चलो 70-80 किलो एक्सप्लोजिव उसमें था। तो ये हार्डकोर टेररिज्म आपके अंदर मौजूद है, कांस्टेंट फैक्टर है। जब आप इंतशार और ये सारी सूरत मुल्क में पैदा होगी तो फिर इस तरह के अनासर तो उसमें फिर फ़ायदा उठाएंगे। तो देखें आगे मामला, लेकिन ये कि ये जंग बंदी हो जाती काश 1 साल पहले, और काश बहुत सारे काश ऐसे हैं जो तारीख़ में, और अब तो लिबनान, लेबनान और सीरिया और बाकी पावर्स दरमियान में आ गई, और नेतन्याहू क्या करेगा, वापस करेगा इस ईरान पर अटैक, नहीं करेगा, ना वो ऑयल पे कर सकता है। आज के दिन करना था ना 7 एक वो सिंबॉलिक होता है, उस पर अटैक हो गए, गजा से अटैक हो गए, आप सोचें। और एक अजीब अनसर्टिनिटी की तरफ दुनिया चली गई है। और देखें यानी 1 माह के बाद इस वक्त अमेरिका के इलेक्शंस के रिजल्ट्स वगैरह आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन नए सदर कौन है। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, के साथ ही आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।